नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों को हम यहाँ पर दोस्तों व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर दोस्तों जो पहला प्रश्न है कि इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है यह बताना है। ओ, बड़ी ई, औ और ओ। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि समृद्ध स्वर कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि बड़ी ई जो है दोस्तों यह समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि समृद्ध स्वर आखिर में होता क्या है। तो समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी ई जो है एक समृद्ध स्वर है। अब दोस्तों एक स्वर होता है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए जो आ है दोस्तों यह एक विवृत स्वर है। प्रश्न नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी कि विकल्प सी यानी कि यहाँ पर अल्प विराम की कमी महसूस हो रही है दोस्तों। तो यह अल्प विराम कहाँ लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसको हम यहाँ पर लगा दें तो हमारी यह कमी पूरा हो जाएगा। यानी कि उसने मुझसे कहा यहाँ पर अल्प विराम और बाकी मैंने आज एक मशीन खरीदी है, तब जो है यह वाक्य पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प सी। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। यानी कि हमको बताना है कि कावेरी जो एक संज्ञा शब्द है वह किसके अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि संज्ञा शब्द कावेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, जमुना, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, राघवेंद्र, इलाहाबाद, आशीष। तो यह सभी जो है दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उनको, हम, उन्हें और आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि उपयुक्त विकल्प में हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा आदि। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। आर्ष, ऋषि कल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा दोस्तों, आर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। अन्य विकल्प ऋषिकल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य विशेषण पद का निर्माण नहीं करते हैं। तो यह प्रश्न आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा, आर्ष होगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यह किस क्रिया के उदाहरण है। यानी कि सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो बताना है कि दोस्तों यह जो है किस टेंस यानी कि किस काल का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया और यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यह कौन सी क्रिया, कर्मक, सकर्मक, नकारात्मक और पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यह जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। दिए हुए प्रश्न में दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश ने फल खरीदे यानी कि क्या खरीदा दोस्तों, फल। राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को मारा। तो यह सभी दोस्तों जो है वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर परिमाणवाचक जो है वह क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है।
अभिभावक ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस क्रिया विशेष शब्द से परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अधिक, कम, केवल, थोड़ा थोड़ा, कुछ, बहुत, पर्याप्त। यह सभी जो है दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। नायक का नायिका, अनुज का अनुजा, सेवक का सेविका और संचालक का संचारिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि संचालक का संचारिका नहीं होगा। दोस्तों यह गलत लिखा है, संचालक का क्या होगा, संचालिका होगा, न कि संचारिका होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों कि प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। सत्य, व्यथा, दर्शन और वर्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी दोस्त भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक वचन नहीं है वह कौन सा शब्द है, वह जो दर्शन है वह हमेशा दोस्तों बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में दर्शन शब्द एक वचन नहीं है। विकल्पों के रूप में दिए गए अन्य शब्द एक वचन है, जैसे सत्य, व्यथा, वर्षा। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे कि दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि राम बाजार जा रहे का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, राम बाजार गया होगा, शायद राम बाजार जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि राम बाजार गया होगा। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। वाक्य राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण राम बाजार गया होगा। और दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 6 भेद। पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। जिस वाक्य में वाच्य के रूप में भाव की प्रधानता होती है वह वाक्य भाववाच्य का वाक्य कहलाता है, जैसे उससे अब चला नहीं जाता। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपयुक्त वाक्य में करता है प्रवीण, पुरस्कार, भाई और प्रवीण का भाई। तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि प्रवीण का भाई यहाँ पर पूरा जो है वह कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। उपयुक्त वाक्य में कर्ता है यानी प्रवीण का भाई है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, अचरज। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अचरज तद्भव है और इसका तत्सम दोस्तों क्या होगा, आश्चर्य होगा। बाकी अंधकार का दोस्तों तद्भव रूप क्या होगा, तो अंधकार जो दोस्तों लिखा है यह तत्सम रूप में लिखा है, तो इसका तो यहाँ पर दोस्तों जो अंधकार लिखा है या तो तत्सम रूप में लिखा है, तो इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, अंधेरा होता है। अंगरक्षक का दोस्तों यह तत्सम है और इसका तद्भव अंगरखा होता है। और आशा भी दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है दोस्तों आश होता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। अधोमुखी, तो इसका बताना है दोस्तों उपसर्ग इसमें कौन सा लगा है। तो दोस्तों उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अधोमुखी में अध जो है वह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। डिबिया में दोस्तों बताना है कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि इसमें जो ईया प्रत्यय लगा है। अब दोस्तों डिब्बा धन ईया यानी कि डिब्बा जो है यहाँ पर मूल शब्द है और उसमें ईया प्रत्यय लगाया गया है। दिया गया शब्द डिबिया लघुतावाचक प्रत्यय है। ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनसे लघुता यानी कि न्यूनतम का बोध होता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि अल्प का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अल्प का विलोम अति होता है। अल्प का मतलब दोस्तों थोड़ा या कम, अति का मतलब ज़्यादा।
प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा दोस्तों, बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ और अल्पज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों, अल्पज्ञ होगा। बाकी दोस्तों अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भगीरथ, त्रिपथगा, देव नदी, रवि तनया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि रवि तनया शब्द जो है वह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो रवि तनया गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भगीरथ, त्रिपथगा एवं देव नदी गंगा के पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों यमुना का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, रवि तनया, कालिंदी, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, कृष्णा, तरण, तनुजा आदि जो है वह यमुना के पर्यायवाची हैं दोस्तों। और गंगा जी के अन्य पर्यायवाची दोस्तों मंदाकिनी, देवपगा, सुरसरिता, ध्रुवनंदा, त्रिपथगा, नदीश्वरी आदि जो है वह होता है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि देह का पर्यायवाची नहीं है, काया, शरीर, तन और लता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि लता जो है वह देह यानी शरीर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, सूर्य, श्वेत, योगी और अमृत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता कौन सा शब्द, अमृत। बाकी सूर्य, योगी, श्वेत यह सभी जो है हंस की जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि हंस के पर्यायवाची यह सभी हैं, सूर्य, श्वेत, योगी आदि। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म यानी कि यहाँ पर दोस्तों आकार और आगार का बताना है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि आकार का दोस्तों आकृति और आगार का दोस्तों धाम होता है। यहाँ पर श्रुतिसम भिन्नार्थक उचित अर्थ यह जो है विकल्प यानी कि आकृति और धाम होगा। 22 नंबर सवाल देखेंगे कि अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, अंडक, जलज, अंडाणु और अंडज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों अंडज होता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी कि आग से झुलसा हुआ के लिए बताना है दोस्तों। एक शब्द यहाँ पर बताना है कि आग से झुलसा हुआ के लिए क्या होगा, आत्मघाती, अनल दग्ध, अनन्य और यज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि अनल दग्ध। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह तो काफ़ी नया लग रहा है, अनल दग्ध यानी कि आग से जला हुआ। प्रश्न नंबर 24 हम देखेंगे दोस्तों कि सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत धनार्थी, सत्य धनार्थी, सधनत्यार्थी, सता धनार्थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सत्य प्लस अर्थी। अब दोस्तों यहाँ पर सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। और दोस्तों यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ और री के बाद वे स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ा उ और री हो जाते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, शिवालय, शिवधनालय, विद्यालय, विद्याधनालय आदि जो है दोस्तों यह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि प्रतिक्षण, प्रतिदिन, यथासंभव, भरपेट आदि में जो है दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि वह किला जिसने तुम देखा था वह अब खंडहर हो गया है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कौन सा भाग गलत है, यहाँ पर गलत बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि वह अब यह भाग जो है गलत है। अब क्यों गलत है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पर वह किला जिससे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया में वह अब वाले भाग में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ वह अब के स्थान पर अब का प्रयोग उपयुक्त होगा। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा कि वह किला जिससे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया है। दोबारा जो है वह यहाँ पर नहीं लगेगा, तो वह अब इसी भाग में गलती है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि चौपाई छंद का पूर्व रूप है दोस्तों,
पद्धटिया, पद्धटिका और अरिल चौपाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि चौपाई। दोस्तों सॉरी, चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो यहाँ पर चौपाई जो लिखा है यह इस प्रश्न का राइट आंसर है। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। अपभ्रंश तथा अवहट में चौपाई को चौपई कहा जाता है और अपभ्रंश तथा अवहट में चौपई को 15 मात्राओं का छंद होता था, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है तथा अरिल यानी कि अडिल में 16 मात्राएं एवं पद्धरी में भी 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि जो अभी इस टाइम में चौपाई बोला जाता है, तो पहले जो दोस्तों उसको चौपई या चौपई कहा जाता था। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अनुप्रास प्रयुक्त होता है? वक्रोक्ति, लाटा अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि वहाँ पर कौन सा अनुप्रास होता है दोस्तों? छेकानुप्रास होता है। अब दोस्तों जहाँ अनेक व्यंजनों का एक बार स्वरूप व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे रेजिरी जी रहिस हंसी हंसी उठे, सासय भरे आंसू भरी कहत दई दई। लाटानुप्रास जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताई। वृत्यानुप्रास जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाए निरंतर गावे। अब दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वक्ता के कथन का स्रोत द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काक उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित ताप मोक भोगू। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अलंकार को भी आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो इस लोकोक्ति का दोस्तों क्या जो है अर्थ होगा? तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि प्रारंभ में अधिक शौक का होना। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ही है यानी घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होता है दोस्तों अनेक क्षेत्रों का अनुभव। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को के प्रारंभ को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। अब दोस्तों बाकी जो 4 प्रश्न है वह जो है गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को करने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि सबसे पहले आप 1-2 प्रश्नों को पढ़ लीजिए और उसके बाद पूरे गद्यांश को 2 बार कम से कम रीडिंग कीजिए तो आपको जो है प्रश्न मिल जाते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि गद्यांश में जो है अगर गद्यांश मान लीजिए 20 लाइन का है, ठीक है, तो आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वह नीचे के 4 लाइनों से पूछा जाएगा और आप शुरुआत में ही जो है बोर हो जाएंगे। 8-5-6 पंक्ति को पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिल नहीं रहा है, लेकिन जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर अगर 34 को देखा जाए दोस्तों, और बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या PDF दे दूंगा तो आप जो इत्मीनान से इन गद्यांश को आप पढ़िएगा। बाकी आइए मैं उत्तर को यहाँ पर बता देता हूँ। कैसा मनुष्य बुद्धू बन सकता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि जिसे किसी भी वस्तु की लालसा न हो। यहाँ पर पूछा गया कि कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है? तो जिसे किसी भी वस्तु की लालसा न हो। कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि जिसमें स्वार्थ नहीं है। गद्यांश में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि विश्व को परिवर्तन करने की यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि बुद्धत्व की प्राप्ति पर किसके प्रकटन की चर्चा की गई है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि संसार को परिवर्तित करने की शक्ति। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 देखा और सभी प्रश्नों का यहाँ पर हमने दोस्तों व्याख्या सहित हल देखा। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि आप एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ जाएँ। और दोस्तों एग्जाम फर्स्ट चैनल का टारगेट यह है कि
अभ्यर्थियों को, बच्चों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट, उम्दा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और दोस्तों कम समय में, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं दोस्तों कि आपको 2 से ढाई घंटा लाइव आते हैं, समय लेते हैं और आपको मात्र 20 से 25 क्वेश्चन करवाते हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि उस प्रश्न से उन सभी व्याख्याओं को, उनसे जुड़े पॉइंट्स को वहीं पर चर्चा कर लिया जाए और आपका समय का ध्यान रखते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करवाया जाए। तो आप सभी साथी जो भी तैयारी करते होंगे वह इन सब ट्रिकों को समझते होंगे दोस्तों। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि अगर आपने वीडियो को शुरुआत से देखा है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।